हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइट पाठशाला। आज मैं आपको चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट पढ़ाऊंगी। ये लेक्चर अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आपको लेक्चर समझ में तो आएगा ही आएगा। आप इस क्लास में पढ़ते ही आपको सारी चीज़ें एकदम रिवाइज भी हो जाएंगी, एकदम लर्न भी हो जाएंगी। आई बेट यू अगर आपको कोई डाउट भी होगा तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की मीनिंग से क्या समझते हैं? हमने ये डेफिनेशंस लिखी हुई है, हम इसी डेफिनेशन से समझेंगे कि डेवलपमेंट मीन्स ऑल राउंड इम्प्रूवमेंट इन एस्पेक्ट्स ऑल्सो नोन एज प्रोग्रेस। डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे एक पर्टिकुलर एरिया में कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना चेंजेस हो रहा है, किसी चीज़ पे कितने मैच्योरिटी आ रही है, कितना एडवांस लेवल में वो चीज़ें डिफरेंट चीज़ों में वो बदल रही है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बैगर है और एक मिडिल क्लास फैमिली है। एक बैगर ये सोचेगा कि हमारे पास खुद का अपना एक घर हो, हमारे ऊपर एक छत हो जिस पे हम रह सकें, हमारे लिए बेटर लाइवलीहुड हो। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली ये सोचेगी कि हम कैसे रिच हों, हमारे पास कैसे एक लग्जरी कार हो, लग्जरी घर हो, ये सारी चीज़ें उनको चाहिए होती हैं। अगर हम और एस्पेक्ट्स की बात करें कि हमारे कंट्रीज़ में क्या क्या डेवलपमेंट के तौर पे होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे चीज़ें बताई हैं कि अगर हमारे कंट्री में फ्रीडम हो तो वो डेवलपमेंट का एक प्रोसेस होता है। अगर इनकम हो, कंट्री को अच्छी तरीके से डेवलप मानती है, इनकम इक्वालिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, हमारा गुड फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, हमारा गुड लिविंगहुड सिक्योरिटी होना चाहिए। ये हमारे लिए डेवलपमेंट का प्रोसेस है। जैसे कि अगर हम समझना चाहें कि डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स के बारे में क्या बात होती है, जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक डैम बनाने वाला पर्सन जो कि एक कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए आता है, वो हमारे इंडस्ट्रियल लोगों को हेल्पफुल बनाने के लिए एक डैम बनाता है। बट वही अगर हम दूसरी तरफ जाए तो जो विलेज एरिया के लोग होते हैं, जो लोग वहाँ पे एक तरीके से अपना छोटा सा घर बनाकर रह रहे होते हैं, उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती होगी जब वो जगह डैम में कन्वर्ट हो जाती होगी। उनको वहाँ से दूसरी जगह पे जाना पड़ता होगा, अपना घर छोड़ना पड़ता होगा। बट वही अगर दूसरी तरफ वो डैम बनाने वाले कंस्ट्रक्शन वाले पर्सन को देखा जाए तो उसका एक तरीके से प्रोस्पेक्टिव ये है कि वो डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री का या सिटी का या स्टेट का। बट विलेज के लिए जो विलेज के पीपल्स है जिनका वहाँ पे घर था, उनके लिए वो एक तरीके से वो डेवलपमेंट नहीं है उनके लिए वो एक तरीके से अनडेवलपमेंट चीज़ है, उनके लिए बहुत गलत चीज़ है, वो उनका घर छीन रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम इसका चीज़ समझें तो डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट गोल्स। जो डिफरेंट पर्सन्स होते हैं उनके पास अपने खुद के डिफरेंट गोल्स होते हैं। जैसे कि डिफरेंट फॉर वन में नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर द अदर्स। जैसे कि किसी के लिए एक डिफरेंट डेवलपमेंट जो होती है वो किसी के लिए ऐसा नहीं है कि वो सेम डेवलपमेंट दूसरे के लिए भी है। अगर हम समझ रहे हैं कि एक के लिए ये डेवलपमेंट है और हम ये कह रहे हैं कि ये दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट है, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था डैम और विलेज के लोगों का, तो उसमें भी यही होता है कि जो डैम के लोग होते हैं उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि वो वहाँ पे उनका घर होता है, वो उनका घर उनसे छिन जाता है। तो डैम वाले जो लोग होते हैं उनके लिए वो डेवलपमेंट होता है कि हमारी सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी चीज़ें डेवलप्ड हो रही हैं, हमारे इंडस्ट्रियल चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करेंगी। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, इनकम एंड अदर गोल्स। अब हमारा डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सिर्फ खाली इनकम ही होता है, ये हम समझते हैं। हमारा इनकम ही सिर्फ खाली हमारा डेवलपमेंट नहीं होता है, उसके कुछ अदर गोल्स भी होते हैं। जैसे कि अगर हम समझना चाहें तो ये इनकम हमारी एक तरीके से मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो गई, बट हमारा कुछ नॉन मटेरियलिस्टिक गोल भी होता है, कुछ नॉन मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट भी होता है। जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसे हमारा कंपोनेंट जो है वो एक डेवलपमेंट का इनकम है, बट जो हमारा नॉन मटेरियल थिंग जो होता है वो जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट, ये हमारे कुछ नॉन मटेरियल थिंग्स होते हैं। अगर हम इसको सही से समझना चाहें तो जैसे कि इनकम तो हम समझ गए कि वो हमारे लिए डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, बट जैसे ये हमारा नॉन मटेरियल थिंग जैसे इक्वल ट्रीटमेंट और फ्रीडम और सिक्योरिटी जैसा एक चीज़ है,
जैसे कि अगर हमारे पास पैसा है बट हमारे पास फ्रीडम नहीं है, हमारे पास इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास रिस्पेक्ट नहीं है, तो क्या हम एक तरीके से प्रॉपर डेवलप कहलाएँगे? नहीं कहलाएँगे, क्योंकि एक तरीके से हमारे लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। नॉन मटेरियल चीज़ भी ज़रूरी होती है और एक मटेरियल चीज़ भी ज़रूरी होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पीपल लुक फॉर मिक्स ऑफ बोथ। पीपल को ये दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं ताकि वो एक तरीके से डेवलप कहलाएँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि इनकम और अदर गोल का क्या मतलब होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, नेशनल डेवलपमेंट। अभी तक हम लोग ये समझ रहे थे कि इंडिविजुअल के लिए क्या डेवलपमेंट होता है, बट लेकिन ये नेशनल डेवलपमेंट भी सेम ही होता है। इसमें भी यही होता है कि हमारे लिए क्या डेवलपमेंट ज़रूरी है, क्या नहीं है। जैसे कि हमारे लिए जैसे इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट वैरी करता है, वैसे ही हमारे लिए जो नेशनल डेवलपमेंट है वो भी वैरी करता रहता है। जैसे कि किसी के लिए एजुकेशन एक तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है, किसी के लिए हेल्थ डेवलपमेंट हो सकता है, किसी के लिए एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट हो सकता है। अगर हम नेशनल डेवलपमेंट की डेफिनेशन के बारे में देखें, द एबिलिटी ऑफ द कंट्री टू लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ सिटीजन। अगर हम किसी कंट्री के लिविंग स्टैंडर्ड को की एबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, उसको हम नेशनल डेवलपमेंट कहेंगे। इसमें भी वही तरीके से जैसे इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हम देख रहे थे कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज़ ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। इसमें भी यही होता है कि हमारा जो डेवलपमेंट है एक पर्सन का, वो वैरी करता है डिफरेंट पीपल्स में। जैसे कि इसमें भी ऐसे ही बताया गया है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज़ फॉर नेशनल डेवलपमेंट। डिफरेंट पीपल्स के लिए डिफरेंट आइडियाज़ हैं हमारे नेशनल डेवलपमेंट के लिए। अब जैसे कि अभी भी एग्जांपल दिया हम लोगों ने, किसी के लिए एजुकेशन अच्छा हो सकता है, किसी के लिए हेल्थ डेवलपमेंट के लिए हो सकता है, किसी के लिए एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन ये भी एक तरीके से कॉन्फ्लिक्टिंग है। क्यों? क्योंकि किसी के लिए एम्प्लॉयमेंट जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो सकता, किसी के लिए हेल्थ भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता, किसी के लिए इससे भी ज़रूरी कुछ और हो सकता है, किसी के लिए एजुकेशन जो है वो डेवलपमेंट नहीं होता। ये सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्टिंग होती है। इसी के साथ हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट स्टेट। अब हम ये जानते हैं कि हमारे स्टेट को कैसे कंपेयर किया जाता है हमारे डेवलपमेंट में। जैसे कि पहला टॉपिक हमने कंपेयर करने के लिए चूज़ किया था इनकम को। इनकम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे पूरे जीडीपी का। इसका ये मतलब होता है कि जिसकी भी हायर इनकम होती है जिस स्टेट की, उसको मोर डेवलप्ड माना जाता है। जिसकी भी इनकम की वैल्यू जो है हमारे स्टेट में सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी हायर होती है, उसको एक मोर डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। जैसे कि एक इनकम ऑफ कंट्री जो होती है वो इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री होती है। अगर एक कंट्री की जो वैल्यू होती है वो अगर ज़्यादा मानी जाती है तो उसको हम डेवलप्ड ही कहते हैं, उसको डेवलप्ड मानते हैं, उसके पास ज़्यादा डेवलपमेंट की चीज़ें हैं। बट लेकिन आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि इनकम को एक तरीके से यूज़फुल मेजर नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि कंट्री हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। कंट्रीज़ के पास दूसरे टाइप के पॉपुलेशन होती है, जैसे कि डिफरेंट नंबर ऑफ पॉपुलेशन होती है। जैसे हमारे इंडिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है, किसी और कंट्री में कम पॉपुलेशन है, इसलिए हम टोटल इनकम जो है उसको एक यूज़फुल मेजर नहीं मानते। कंपेयरिंग टोटल इनकम will not state the average amount of earned by a people। मतलब कि किसी का इनकम अगर हम कंपेयर कर रहे हैं टोटल इनकम को, तो वो एक तरीके से एवरेज इनकम नहीं दे पा रहा है, क्योंकि एक तरीके से कहीं का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा इनकम जनरेट हो सकती है, बट कहीं पे अगर पॉपुलेशन कम है उसका जनरेशन ऑफ इनकम जो है वो कम हो जाता है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि इंडिया में हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे अगर कोई एक पर्सन 5 रुपये भी पर डे कमा रहा है, तो वहाँ पे इतनी सारी पॉपुलेशन है कि वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो है वो अर्न कर सकती है। बट जैसे अगर हम दूसरी कंट्रीज़ को लेते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो, वहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी तो अगर वो 5 रुपीज़ पर डे कमा रहे हैं तो भी उनकी तो इनकम कम हुई ना। तो इसमें पॉपुलेशन का अफेक्शन ज़्यादा पड़ता है, ताकि कि अगर हम इनकम को लेकर ही मेज़र करते रहेंगे तो काफ़ी कम वैल्यू आएगी हमारे कंट्रीज़ की, और हम उसकी क्या बोलते हैं एक तरीके से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, एक प्रॉपर डेटा हमें नहीं मिल पाता है। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, एवरेज इनकम। जैसे कि हम अभी पहले ही पढ़े ही इस टॉपिक के पहले
कि हमारा जो इनकम है वो एक तरीके से पर्टिकुलर एक ऐसा टॉपिक नहीं माना जाता कि वो एक डेवलपमेंट का प्रॉपर मेजरमेंट निकाल पा रहा है। इस वजह से हम लोग एक एवरेज इनकम निकालते हैं ताकि एक एक्यूरेट डेटा मिल पाए हम लोगों को, तो वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट जारी कर पाएगी। जैसे कि हम एवरेज इनकम निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं टोटल इनकम अपॉन पॉपुलेशन, तो हमारा जो वैल्यू निकल के आता है उसको हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल समझे तो जैसे एक कंट्री में एक पर्सन जो है वो पर डे 100 रुपीज़ अर्न कर रहा है, और अगर दूसरे कंट्री का हम माने बी कंट्री का, उसमें एक पर्सन 200 रुपीज़ अर्न कर रहा है, तो हम इसमें प्रॉपरली डिफरेंस एक्यूरेट निकाल पा रहे हैं कि हमारे ए और बी के कंट्री में 100 रुपीज़ का फासला है कि वो एक डेवलप्ड कंट्री जो 200 रुपीज़ पर डे कमा रही है वो ज़्यादा कमा रही है, और जो 100 रुपीज़ जो कंट्री ए कमा रही थी वो कम कमा रही है, तो वो ज़्यादा डेवलप्ड कौन सी होगी? वो 200 रुपीज़ जो पर डे एक पर्सन कमा रहा है वो होगी। वैसे ही हमारी वर्ल्ड बैंक जो है एक रिपोर्ट जारी करती है जिसका नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वो ये बताती है कि हमारे कंट्रीज़ को वो कंपेयर करती है इनकम के बेसिस पे, जो कि हमारा पर कैपिटा इनकम का जो डेटा निकल के आता है उसके बेसिस पे वो हमें कंपेयर करती है कंट्रीज़ से। जैसे कि उसने 2019 में एक डेटा भी दिया था कि $49,300 जो भी पर एनम कमाएगा वो एक तरीके से रिच कंट्री कहलाएगा। यूएस डॉलर के हिसाब से कोई भी कंट्री 2500 पर एनम कमा रही है उसको हम पुअर कंट्री कहेंगे। अगर हम देखें तो हमारा जो इंडिया है जो एक तरीके से यूएस डॉलर 6700 पर एनम कमा रही है, उसको हम लो मिडिल वैल्यू कंट्री कहेंगे। ऐसे हम अपने इनकम की वैल्यू निकाल के उनको हम अपने कंट्रीज से जो है कंपेयर करते हैं कि कौन ज़्यादा डेवलप्ड है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। जैसे कि अभी हमने देखा कि एवरेज इनकम निकाल के हम एक पर कैपिटा इनकम की वैल्यू निकाल के वर्ल्ड बैंक उसे यूज़ करके वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट निकाल के देती है, जनरेट करती है, जिससे हम जानते हैं कि हमारे कंट्री का कितना वैल्यू ऑफ पर कैपिटा इनकम है, तो हम उन्हें एक दूसरी कंट्री से कंपेयर करके ये जानते हैं कि वो एक डेवलप्ड कंट्री है कि नहीं है। वैसे ही अभी के टाइम पे ये हो गया है कि एक एवरेज इनकम को भी अच्छा मेजरमेंट नहीं माना जा रहा है। एक पर कैपिटा की इनकम की वैल्यू निकालने का एक अच्छी मेजरमेंट वैल्यू नहीं बोली जा रही है। क्यों नहीं बोली जा रही है? जैसे कि इस डेटा में दिखाई दे रहा है कि 5 लोग हैं जो अलग अलग इनकम की वैल्यू कमा रहे हैं। जैसे कि पहला पर्सन जो है वो 500 कमा रहा है, दूसरा पर्सन जो है वो 500 कमा रहा है, तीसरा 500 और चौथा 500 और पांचवा जो है वो एक तरीके से 48,000 रुपीज़ कमा रहा है। तो इससे हम जब एवरेज इनकम निकालेंगे तो दूर से तो हमें लगेगा कि पाँचों लोग सेम ही वैल्यू कमा रहे हैं, बट इसमें तो सिर्फ खाली एक पर्सन जो है वो 48,000 रुपीज़ कमा रहा है और बाकी 4 लोग 500 रुपीज़ कमा रहे हैं। तो इससे क्या हमारी एक्यूरेट एवरेज इनकम निकल पाएगी? एक एक्यूरेट डेटा निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। इसलिए आज के टाइम पे एवरेज इनकम भी लोग एक तरीके से इसको यूज़फुल मेजरमेंट डेटा नहीं मानते हैं। इसलिए एक हमारी डिस्पैरिटीज़ को हाइड करता है। ये डज नॉट टेल हाउ द इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। ये नहीं बताता कि हमारे जो इनकम है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पीपल्स में। ये एक प्रॉपर्ली सिर्फ एवरेज इनकम निकालता है। ये नहीं बताता कितने लोगों को कितने पैसे जो है अर्न हुए हैं। वो डायरेक्टली एवरेज इनकम ही बताता है। इससे हमें ये पता नहीं चल पाता कि एक्यूरेटली कितने लोगों ने कितने इनकम कमाए हैं। वो सिर्फ एक एवरेज डेटा देता है। उम्मीद है कि ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। जैसे कि हम जानते हैं कि इनकम ही एक तरीके से एक ही टॉपिक नहीं है जिससे हम अपने प्रॉपर्ली पर कैपिटा इनकम जो डेवलपमेंट ऑफ कंट्री का निकालते हैं वो एक ही मात्र तरीका नहीं है, काफ़ी और भी तरीके हैं। जैसे कि अगर हम इस टेबल को देखें जिसमें हमें हरियाणा, केरला और बिहार की वैल्यू दी गई है पर कैपिटा इनकम की, जिसमें कि हरियाणा की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा दी गई है। बट अगर हम दूसरी तरीके से समझें, जैसे कि एक तरीके से ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो गई, जो हमारा पर कैपिटा इनकम की वैल्यू जो है हरियाणा की सबसे ज़्यादा है। बट हम इसके पहले भी पढ़े थे कि कुछ नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी होती हैं।
जैसे कि जो हमारी फ्रीडम और सिक्योरिटी के बेसिस पे जो चीज़ें होती हैं, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हमारी नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से एक और टेबल है हमारी जो हमारे एनसीईआरटी में दी गई है, वो प्रॉपर्ली वो चीज़ दिखाती है कि हमारी नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ये चीज़ें पार्टिसिपेट की हैं पर कैपिटा इनकम की नहीं की हैं। उसके हिसाब से हम जानेंगे कि हरियाणा एक डेवलप्ड कंट्री है या नहीं है। चलते हैं उस टेबल को समझते हैं। तो ये है हमारा एनसीईआरटी का वो टेबल जो कि हमें ये दिखाता है कि हमारी नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें उस पर कैपिटा इनकम की टेबल से वैरी कर रहा है कि नहीं। इसमें हरियाणा की जो वैल्यू दी गई है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है। कि किसी एक जगह पे अगर 1000 बच्चों में से अगर कुछ बच्चे जो है वो मर जा रहे हैं बर्थ होने के बाद ही उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहेंगे। और लिटरेसी रेट वो होता है कि जो उस पर्टिकुलर स्टेट में कितने लोग अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। और एक और टेबल दी गई है जिसमें लिखा है कि नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100% सेकेंडरी स्टेज एज ऑफ 14 एंड 15 एज 2017-18 के सेंसस के अकॉर्डिंग उसने बताया है कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, अटेंड करते हैं। 14 से 15 साल के बच्चे 100% के बीच का स्टेज बताया गया है इसमें। हरियाणा की जो इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की वैल्यू दी गई है वो 30 दी गई है। और केरला की जो वैल्यू दी गई है वो 7 दी गई है। और बिहार की 32। इसमें सबसे ज़्यादा जो वैल्यू दी गई है वो बिहार की है, पर इसमें हरियाणा की भी वैल्यू जो है वो ज़्यादा पे दी गई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हेल्थ का डेवलपमेंट नहीं है, तो इसकी पर कैपिटा इनकम उस वाले टेबल में सबसे ज़्यादा दी गई थी। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो एक डेवलप्ड स्टेट कहा जाएगा, डेवलप्ड कंट्री कही जाएगी। वो डेवलप्ड नहीं है क्योंकि वहाँ पे हेल्थ का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसमें लिटरेसी रेट भी बहुत कम है, 82 वैल्यू दी गई है इस टेबल में। वैसे ही हरियाणा में नेट अटेंडेंस वैल्यू भी कम ही दी गई है कि उसमें 61 दी गई है कि बहुत बच्चे जो है स्कूल अटेंड नहीं करते हैं। बट केरला की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी अच्छी है क्योंकि इसमें कम वैल्यू दी गई है कि 7 वैल्यू है। जो वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लिव बर्थ का जो वैल्यू है वो इसमें 7 दी गई है। वैसे ही अगर हम पर कैपिटा इनकम की वैल्यू देखें तो वहाँ पे हरियाणा से कम थी वहाँ पे पर कैपिटा इनकम केरला की, बट यहाँ पे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की वैल्यू है वो कम है। इसका मतलब यहाँ पे हेल्थ काफ़ी अच्छी है। इस टेबल से हमें यही समझ में आता है कि ज़रूरी नहीं है कि पर कैपिटा इनकम जहाँ की ज़्यादा हो वहाँ के नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें की वैल्यू भी ज़्यादा ही होगी और वो डेवलप कंट्री कहलाएगी। ये काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत बार मिसमैच हो जाता है और एक डेवलप्ड कंट्री नहीं कहलाता बिकॉज ऑफ कि पर कैपिटा इनकम नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों में जो चीज़ें होनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एक हेल्थ और एक एजुकेशन, वो उसकी ही वैल्यू अगर कम हो तो हम एक पर्टिकुलर कंट्री को डेवलप्ड नहीं कहेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज़, जिसमें कि हमारी जो गवर्नमेंट है हमारे लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ लेकर आती है जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द कलेक्टिव बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, जो कि इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट जो है हमें कलेक्टिव बेनिफिट देती है हमारी सोसाइटी को, जो कि हम हमारे लिए जो ज़रूरी हो। जैसे कि हम जो पिछले टेबल में पढ़ा हमने कि कहीं कहीं पे हेल्थ का इशू बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी की जाएँ, कुछ पॉलिसीज़ ऐसी लाई जाए जहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होता जाए। वो पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है वो हमें प्रोवाइड करती है। मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विस दैट यू मे नीड टू लिव वेल। मनी जो होता है वो हमें नहीं बाय करके देता है कि हमारा जो गुड और सर्विस जो हमें चाहिए होता है वो हमें मनी प्रॉपर्ली ला के नहीं दे सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बाय नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें हमें पब्लिक फैसिलिटीज़ ही हैं जो वो प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि हमने पिछले टेबल में पढ़ा था कि केरला में जो है लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। जैसे कि हम जानते हैं लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत अच्छी होगी, मतलब कि वहाँ की जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो वहाँ पे बहुत अच्छा हेल्थ का वर्क करवाए होंगे, बहुत से हेल्थ फैसिलिटीज़ दी होगी, तब जाके वहाँ की केरला की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत लो है।
जैसे कि एक और टॉपिक है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट जो है हमें मार्केट के प्राइस से कम प्राइस में वो सारे गुड्स और वैल्यूज सप्लाईज करते हैं, फूड ग्रेन सप्लाई करते हैं, ताकि हम उसे पुट करके एक तरीके से अपनी हेल्थ को अच्छी रख सकें और हम अच्छे वर्क कर सकें, अपनी एजुकेशन अच्छी कर सकें। हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हमारी एजुकेशन अच्छी होगी, तब जाकर हम एक तरीके से अच्छे और डेवलप्ड पर्सन दिखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कुछ ऐसे घर होते हैं जहाँ पर लोग खाना भी नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, इसलिए कुछ एरियाज़ में पब्लिक फैसिलिटीज़ ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम निकाला ताकि उन लोगों को हेल्पफुल हो, उनकी अपनी हेल्थ अच्छी हो, उनकी अपनी एजुकेशन अच्छी हो। जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं कि तमिलनाडु में ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छा है, बट कुछ जगह पे ये सिस्टम अच्छा भी नहीं है, जैसे कि झारखंड में और बिहार में ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीज़ें प्रोवाइड ही नहीं की जाती हैं। अभी हम लोगों ने इसके पहले टेबल पढ़ी थी, उसमें भी यही चीज़ थी कि हमारे जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और हेल्थ और ये सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छी नहीं थी। तो अच्छा वहाँ पे ये सिस्टम भी अच्छा ही नहीं है, तभी तो वहाँ पे फूड ग्रेन्स नहीं पहुँच पा रहे हैं, चीज़ें नहीं सप्लाई हो पा रही हैं, लोग फूड ग्रेन्स नहीं ले पा रहे हैं, उनकी हेल्थ नहीं अच्छी रह पा रही है। वहाँ पे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बढ़ती ही जा रही है, चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं ऐसी जगहों पे। तो उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हमारे चैप्टर के कुछ 1-2 टॉपिक और बचे हैं, उन्हें भी हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो था वो एक बॉडी मास इंडेक्स है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ एन इंटरनेशनल मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर एन एडल्ट पर्सन इज अंडर नरिश्ड और नॉट। इसका मतलब ये है कि एक पर्सन जो है वो नरिश्ड है कि नहीं है, ये हम इस बॉडी मास इंडेक्स से निकालते हैं। इसका फॉर्मूला जो कि हमें दिया हुआ है BMI = वेट इन kg/हाइट इन मीटर स्क्वायर। इससे हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं बॉडी मास इंडेक्स की। इससे हमें पता चल जाता है कि एक पर्सन जो एडल्ट पर्सन है वो नरिश्ड है या नहीं है, या ओवर वेट है। जैसे कि इसमें हमने लिखा है कि अगर हमारा लेस देन 18.5 होता है, इसका मतलब हमारा जो पर्सन है वो अंडर नरिश्ड है। बट अगर वही 25 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम ओवरवेट कहलाते हैं, वो एक पर्सन जो है वो ओवरवेट होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि रिलीज़ करता है हमारा यूनाइटेड नेशन डेवलप प्रोग्राम, को हम UNDP भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये जो है एक तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है, हमारी 189 कंट्रीज़ की हर साल निकालती है, जिसका क्राइटेरिया हमारा 3 क्राइटेरिया होता है। इसके बेसिस पे वो रिपोर्ट निकालती है, जो कि है पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिपोर्ट, जो कि हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो निकालती है, जिससे हमें पता चलता है। इसमें जो वैल्यूज़ हमारी निकली हुई हैं वो इंडिया की हम बताते हैं, जो कि है 113th वैल्यू है, और श्रीलंका की ये हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं 76th नंबर पे श्रीलंका है हमारा। इससे हमें ये पता चलता है साफ साफ कि हमारा जो इंडिया है वो श्रीलंका से नीचे है। क्यों है? क्योंकि श्रीलंका में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, उसमें लिटरेसी रेट ज़्यादा है। हमने पिछले टेबल में जो पढ़ा था और उसके अकॉर्डिंग, और एक और टेबल है हमारे NCERT में, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। उसमें ये बताया गया है कि श्रीलंका की जो लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा है, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ पे जो ये रैंक आती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की, उसमें ये बताया गया है कि श्रीलंका की रैंक जो है 76th नंबर पे है, और वहीं पे अगर हम इंडिया की वैल्यू देखें तो वो 113th रैंक पर आता है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा अभी इंडिया प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है, ये अंडर प्रोसेसिंग डेवलपिंग वे में है। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी डेफिनेशन है इट इज़ द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट
compromising the ability of future generation to meet their own needs। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो डेवलपमेंट है हमारे कंट्री का, जैसे कि हमारे जो नीड्स है वो फुलफ़िल तो हों, लेकिन जो हमारे फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उनकी जो नीड्स है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। इसलिए हम इसका एक टॉपिक है जो हम आज इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ताकि आने वाली जनरेशन जो हमारे किए हुए चीज़ों को फेस नहीं करे कि हम ज़्यादा वाटर जो है कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा वाटर वेस्ट कर रहे हैं। आने वाली जनरेशन वाटर के लिए चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे, उनके पास वाटर की बहुत ज़्यादा कमी शॉर्टेज हो जाएगी। इसलिए हमें ये चीज़ पहले से रिज़र्व करनी चाहिए, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि डेवलपमेंट जो है कुछ टॉपिक्स हैं उनको हम समझेंगे। जैसे कि पहला टॉपिक हमारा है ग्राउंड वाटर एट रिस्क। 1/3 ऑफ कंट्री जो है हमारी वो ओवर यूज़ कर रही है हमारे ग्राउंड वाटर को। जैसे कि हमारा पंजाब है, सेंट्रल एंड साउथ इंडियन साइड के जितने भी स्टेट्स हैं वो सारी चीज़ें, वो सारे स्टेट्स जो हैं वो सब बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर लेवल जो है वो बहुत नीचे चला जा रहा है। और हमारे आने वाले टाइम में ये जो वाटर का जो लेवल है और नीचे चला जाएगा, जिससे हमें वाटर जो है वो बेटर वाटर नहीं मिल पाएगा हमें ड्रिंक करने के लिए। हमारे फ्यूचर में जो जनरेशन आएगी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एज एग्जाम्पल अगर हम इसे समझते हैं तो एक्सेसिव माइनिंग, हमारा आयरन, गोल्ड, सिल्वर, इसकी माइनिंग कुछ ज़्यादा ही होने लगी है हमारे एरियाज़ में, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आगे चल के कि हमारे फ्यूचर जनरेशन वालों के लिए आयरन और गोल्ड, सिल्वर बचेंगे ही नहीं। फैक्ट्रीज इमिटिंग, जो हमारा स्मोक होता है वो एक तरीके से फैक्ट्रीज़ का स्मोक जो होता है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है हमारे सराउंडिंग में, हमारे क्लाइमेट्स में, जो कि एक तरीके से हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। आगे आने वाले टाइम में हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है ये बहुत गंदा हो जाएगा, बहुत पोल्यूटेड हो जाएगा, ये हमारी फ्यूचर जनरेशन को बहुत हार्म करेगा। इसलिए हमें कम से कम फैक्ट्रीज़ में एक तरीके से ऐसा कुछ कर लेना चाहिए जिससे ज़्यादा स्मोक्स नहीं हो, ज़्यादा स्मोक्स इवॉल्व नहीं हो, हमारा एटमॉस्फेयर थोड़ा क्लियर हो, क्लीन हो, ताकि आगे चल के हमें कुछ इश्यूज़ ना आए, हमारे फ्यूचर जनरेशन को इश्यूज़ नहीं हो।